लक्ष्मी में लीजिए हमारी मंगल जो है वो टोटली कंफ्यूज ही आ गई हैं। कहाँ वो सोच रही थी कि जयराज जो है वो उनके गुरु हैं, लेकिन वो तो उनके प्रेमी बनना चाहते हैं। आखिरकार उन्होंने अपनी दिल की बात जुबान तक ले ही आए। अच्छी बात है, वैसे भी सीरियल अफेयर होने जा रहा है, अब नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे। लेकिन यहाँ पर बेचारी मंगल, उनकी कंफ्यूजन कुछ ज्यादा बढ़ गई। एक तरफ आदित्य जिसने प्रपोज कर दिया और एक तरफ जयराज जिसने आज प्रपोज कर दिया। होता है तब हवा चलती है, पत्ते उड़ते हैं और इसी के साथ एकदम रोमांटिक सा माहौल बन जाता है। अब ये सब कुछ तो आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन जयराज की जिंदगी में भी लग चुका है फिल्मी तड़का, क्योंकि उन्हें भी प्यार मोहब्बत वाली बीमारी जो हो गई है। मंगल से वो अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं और आज तो उन्होंने तय कर लिया है कि वो अपने दिल की सारी बातें मंगल को बता देंगे। जयराज जी थोड़े से इमोशनल हो गए हैं और उनको मंगल की कुछ ज़्यादा ही कदर होने लगी है और वो कहीं ना कहीं कन्फेस करते हैं दैट यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। एंड जब आपको गोली लगी थी तो मुझे एहसास हुआ कि आप बहुत ख़ास है मेरे लिए, और एक तरह से वो कन्फेस कर देते हैं अपने प्यार को मंगल के लिए। और मंगल डेफिनेटली वो बहुत शॉक हो जाती है, उसको तो लगता है कि यार ये क्या कर दिया जयराज जी ने, मेरी दोस्ती भी जा रही है, ये नहीं होना चाहिए था बस। अब मंगल ने जब जयराज का ये लव कन्फेशन सुना तो वो तो दंग रह गई। मंगल जयराज को अपना गुरु मानती है और अब गुरु जी को ही उससे प्यार हो गया है, तो भला मंगल क्या करे। एक तरफ आदित्य ने भी मंगल को प्रपोज किया है और अब दूसरी तरफ देखिए जयराज भी मंगल के प्यार में पड़ गया, यानी कि मंगल के दो आशिक हैं। ऐसे में मंगल कश्मकश में पड़ गई है और मंगल ये भी सोच रही है कि जयराज को वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है और अगर बीच में प्यार मोहब्बत वाली बातें आ गई तो इनकी दोस्ती खराब हो जाएगी। इसीलिए तो देखिए कैसे वो जयराज पर भड़क रही है और उसे समझा रही है कि वो सिर्फ उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। कहने से ना अब सब कुछ खत्म हो गया, मैंने इतना भरोसा किया आप पर, सब कुछ आपको अपनी लाइफ के बारे में बताया, बहुत कुछ, और इतना इतना विश्वास किया, इतनी अच्छी दोस्ती थी, मैं उनको गुरु जैसा मानती थी और वो भी खत्म हो गया आज इस वजह से। काश ये नहीं होता, काश ये फीलिंग्स नहीं आती, ऐसी भावना आने क्यों दी उन्होंने अपने मन में। तो ये सब कह के मंगल उनको डरा के धमका के चली जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक तरफ आदित्य ने प्रपोज किया और दूसरी तरफ जयराज ने, तो मंगल क्या करेगी। तो हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में जयराज और मंगल की शादी वाला ट्रैक आएगा। ये बात तो आप जानते ही हैं कि टीवी सीरियल की दुनिया में मेकर्स को ना शादी वाला ट्रैक बहुत पसंद है, क्योंकि शादी में नाच गाना भी होता है और ड्रामा भी होता है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में मंगल जयराज के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान की लाइफ अब चुनौती भरी होने वाली है फॉर सम टाइम टिल द ट्रैक कम्स बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। क्या है ना कि बिकॉज ऑफ हिज हेवी मेडिकेशन अरमान जो है वो ऐसी हरकतें करते हैं कि लोगों को लगता है कि ये तो नशे में ही धुत रहते हैं।
नशा ये कौन सा नशा है जिसके कारण अरमान अपने होश खो बैठा। उसे ना अदालत की ना खुद की किसी भी चीज की सुध-बुध नहीं है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है। अदालत तो अरमान की कर्म भूमि है और कर्म भूमि की तो इंसान पूजा करता है ताकि लक्ष्मी माँ की कृपा उस पर बनी रहे। मगर आज अरमान को देखकर हर कोई ये समझ रहा है कि अदालत जैसे पवित्र स्थल को अरमान ने गंदा कर दिया। क्रिश अपना होने के बाद भी गैरों की भीड़ में शामिल है, मगर अबीरा तो कदम से कदम मिलाकर अरमान के साथ खड़ी है। वो किसी भी हाल में अरमान को अकेला नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो जानती है कि अरमान की ये जो हालत हुई है उसकी वजह क्या है। ऑब्वियसली किसी भी तरह का नशा नहीं करता है अरमान, प्यार के नशे में रहता है, वो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा और कोई नशा नहीं किया। और अगर किसी चीज़ के लिए बुरा लगेगा तो वो जो दवाइयाँ जो डॉक्टर ने दी हैं, जो मैं ही उसको दे रही हूँ, उसका नशा है। उसे अब क्या कर सकते हैं, अब वो समाज में बता भी नहीं सकते। शराब उसने पी नहीं है, अल्कोहल टेस्ट में फ़ेल हो गया है। एक टेस्ट ये कितना अच्छा है ना जिसमें फ़ेल होकर इंसान को खुशी होती है, अल्कोहल टेस्ट में फ़ेल होना। तो थैंकफुली अरमान फेल हो गया था और ये दवाइयों की वजह से ही था। एंड बस क्रिश की तो बैंड बजानी थी, वो तो है ही बदतमीज़, वो इतनी सारी चीज़ें बोलता है और उसने अंतिम संस्कार तक बोल दिया जबकि वो बीमार है। अरमान ऑलरेडी बीमार चल रहा है, उसकी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन चल रही है, तो और ज़्यादा वो दिल पे ले लिया अबीरा ने। क्रिश तो बहती गंगा में हाथ धो रहा है। वो अरमान को इतना ह्यूमिलेट करना चाहता है ताकि उसका कॉन्फिडेंट आसमान से जमीन पर आ जाए, पर अबीरा के रहते भला कोई अपनी मंशा में कैसे कामयाब हो सकता है। अबीरा तो क्रिश को धक्का देती है और उसे थप्पड़ चढ़ने की वार्निंग भी देती है ताकि वो अरमान को कुछ और ना कह सके। अरमान की ऐसी हालत हो गई है कि वो कभी कभी चीजों को भूल जाता है और फिर उसकी याददाश्त लौट आती है। इतनी बुरी हालत तो अरमान की कभी हुई नहीं थी। यूजुअली यहाँ पे जो लोग हैं कोर्ट में, सबको ऐसा लग रहा है कि अरमान इज़ ड्रंक, वो थोड़ा दारू वारू पिया, बट इवेंचुअली उसकी मेडिकेशंस चल रही हैं तो उसकी वजह से उसका वो असर है। एंड क्रिश का आपको पता ही है, मतलब जो इतने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, उसको बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए होती है वो आग फैलाने के लिए, तो मेरा काम वही है। क्रिश जैसे लोग अपने फायदे के लिए कहीं भी कभी भी फायदा उठाने की कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि ये लूजर्स की पहचान होती है जो अपनी जीत के लिए दूसरों को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मनसुंदर ने ले लिया है लीप, और लीप के बाद कहानी ना आपको कुछ कुछ कम से कम अनुपमा की याद दिलाएगी। क्या है कि हमारी रूही ने कैफे में काम कर लिया है, रूही नाहर जुदा हो गए हैं और रूही की मदद करने आ गई है प्रार्थना, जैसे अनुपमा की मदद करने आई थी वही वाली आई है वही। अनुपमा की राह पर निकल पड़ी है रूही। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि रूही अब कैफे में काम करती है और देखिए उसकी मदद करने के लिए कोई आ गया है। कौन है ये? इन्हें तो आप पहचान ही गए होंगे भाई, ये प्रार्थना है, प्रार्थना जिन्हें आपने सीरियल अनुपमा में देखा। अब देखिए वक्त बदल गया है, रूही और नाहर साथ नहीं है, कहानी में लीप आ चुका है और लीप के बाद रूही एक कैफे में काम करती है और दूसरी तरफ नाहर वो रूही
से इतनी नफरत करता है कि अगर उसका नाम भी वो सुन ले तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। या बहुत चेंज हो गई है रूही, जैसे कि लास्ट आप लोगों ने देखा होगा कि रूही किडनैप हो चुकी है, लापता हो चुकी है, तो काफ़ी साल बीत गए, बहुत कुछ चेंज हो चुका है और नाहर को रूही से बहुत नफरत हो चुकी है, इतना है। ये है कि हाँ, और जैसा इन्होंने कहा, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और नफ़रतें तो हैं दूसरी तरफ, दोनों तरफ तो नहीं कहूँगा, नाहर की तरफ से हैं, बट क्यों हैं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। नाहर को लगता है कि रूही उसे छोड़कर चली गई है और इसीलिए वो उससे अब बहुत नफरत करने लगा है। हालांकि ये बात किसी को भी नहीं पता है कि रूही ने नाहर को क्यों छोड़ा और क्यों दोनों अलग हो गए। अब कहानी में देखिए, दोनों ने अपनी अपनी नई दुनिया बसा ली है। रूही एक कैफे में काम करती है और दूसरी तरफ नाहर, जिसे अब घर वालों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ उसका ध्यान अपने काम में ही होता है। आज भी देखिए, जब घर में साड़ियाँ ले रही थी सभी औरतें, तो जो औरत ये सारी साड़ियाँ लेकर आई, उसने जब रूही के बारे में पूछा तो नाहर को गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा कि उसने सारी साड़ियाँ ही जला दी। वही ना कि मतलब नाहर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रूही उसे क्यों छोड़ के चली गई, तो वो नफरत करने लगा है। और अभी तो आप लोगों ने कुछ देखा नहीं, मुझे लगता है आगे इससे भी बड़ा ड्रामा आएगा, इससे भी ज़्यादा गुस्सा दिखाएगा वो अपना। जी, और रूही और नाहर के फैंस जो हमेशा इन्हें साथ देखना चाहते हैं, हम आपको बता दें कि फिलहाल तो रूही और नाहर आपको साथ नहीं दिखेंगे। लीप के बाद अब इनके बीच दूरियां ही दिखाई जाएंगी। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा राज तो ये खुलना जरूरी है कि आखिर रूही नाहर को छोड़कर गई क्यों। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपके फेवरेट टीवी सीरियल्स में कौन कौन से नए ट्विस्ट आने वाले हैं, ये आपको बताने के लिए हम लेकर आ गए हैं सीरियल्स के स्पॉयलर्स। तो चलिए सबसे पहला स्पॉइलर आपको देते हैं। इस सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का रियांश के जाल में अब फंसती जाएगी तुलसी। पावर ऑफ अटॉर्नी रियांश को देने का तुलसी ने फैसला तो कर लिया है, लेकिन इस फैसले की अब भारी कीमत उसे चुकानी होगी। इस सारे घर वाले तुलसी का साथ दे रहे हैं, लेकिन नंदिनी तुलसी के खिलाफ है और आगे चलकर ये बात तुलसी को पता चलेगी कि उसका फैसला कितना गलत है। मैंने क्या पावर ऑफ अटॉर्नी रियांश को देकर कोई गलती की? अगर की है गलती तो मैं अभी के अभी उसे सुधारूंगी। तुम बोलो गौतम, मैंने गलती की है? बोल। माँ, मैं तो अपना ओपिनियन दे चुका हूँ। मैंने बोला था कि आपका फैसला सही है, रियांश को ही मिलना चाहिए। हेमंत, तुम और पूजा भी बता दो, मुझसे अगर गलती हुई है तो मैं अभी सुधारती हूँ। भाभी, मैं आपके डिसीजन से सहमत हूँ, आपके साथ हूँ। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। वाह माँ, बहुत अच्छा तरीका है मेरा मुंह बंद करने का। मुंह बंद करने का? नंदिनी, तो क्या करूँ मैं? एक तरफ रियांश इन सब का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ पार्थ और वैष्णवी के रिश्ते में दरार लाने की भी वो कोशिश करेगा। बात करें अगर अंगद और वृंदा की, तो भाई इन दोनों का रिश्ता अब सुलझने की बजाय और उलझता जाएगा और बात तलाक तक पहुंच जाएगी। लेकिन विक्रांत अपनी साजिश में कामयाब हो गया है और ऐसे में अंगद और वृंदा के बीच अब ये गलतफहमियां बढ़ती जाएंगी। और हाँ अंगद, हम बच्चों के लिए साथ रहने का नाटक कर रहे थे ना, लेकिन अब वो भी नहीं करना।
मैं बच्चों को संभालूंगी। हम कोई पहले कपल नहीं है जिनके बच्चे हैं, और बहुत लोग हैं जिनके बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद भी वो पल जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। जल्द से जल्द डिवोर्स लेंगे। इनफैक्ट मैं अभी लॉयर को फोन करती हूँ। करो जल्दी करो। मैं तो कह रहा हूँ अभी डिवोर्स कराते हैं। करो ना, मैं भी मरे नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल वसुधा की। तो भाई देखिए, एक चंद्रिका देवी ने कोशिश तो बहुत की कि वसुधा को लाइसेंस ना मिले ताकि वो अपना बिजनेस आगे ना बढ़ा पाए, लेकिन हम आपको बता दें कि चंद्रिका देवी का प्लान नाकामयाब हो जाएगा, क्योंकि वसुधा को लाइसेंस मिल जाएगा। ये जो छोरी है ना, इसको ये मंगलसूत्र है, आप स्वीकार करो और हमारी छोरी का लाइसेंस बनवा दो। माता जी फिर आकर ऑफिस में कहीं खड़ा ना कर दे, इसलिए अगले 3 दिन में वसुधा जी का लाइसेंस आपके घर पहुंचाना ही पड़ेगा। अगला स्पॉइलर आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां का। तो लीजिए, कहानी में आ गया सबसे बड़ा हाई पॉइंट। एक हो गए आपके सिद्धू और स्नेहा, जहां पूरी पंचायत के सामने इस सिद्धू और स्नेहा ने एक दूसरे को अपना पति पत्नी मान लिया है, और इसी के साथ इस सिद्धू का ये भी कहना है कि वो अपनी आखिरी सांस तक स्नेहा का साथ देगा। अब इन सब चीजों से सबसे ज्यादा मिर्ची अगर किसी को लगी है तो वो है दुर्गावती। एक कहानी में अब सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब दुर्गावती को ना चाह कर भी स्नेहा को अपनी बहू मानना होगा। कह दो ना कि इस लड़की को घर नहीं ले जाना चाहते हो। सिद्धू पंचायत जानना चाहती है कि कल को अपनी माँ के दबाव में आकर तुम अपना फैसला तो नहीं बदल लोगे। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिरी सांस तक स्नेहा जी के साथ रहेंगे। ठाकुरायन दुर्गावती जी, कल का दिन बहुत शुभ है। गंगा की बेटी स्नेहा को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार करके घर लाकर इसका स्वागत करना ही होगा। यही आज की पंचायत का अंतिम निर्णय है। अब बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। तो कहानी में अब वो वाला मोड़ आ गया है जब यशवर्धन का सच इस सारे घर वालों के सामने आएगा, क्योंकि अब गायत्री को इस बात का एहसास हो गया है कि घर में जो शख्स रह रहा है वो कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन है। इस बात का पता लगाने के लिए झेंडे यशवर्धन के घर भी जाएगा और तब उसे सच्चाई का पता चल जाएगा। तू, राजनंदिनी, हर्ष और यश, मुझे पक्का यकीन है कि वो हमारा यश ही है। मैं कैसे पॉसिबल है? हमें न्यूज मिली थी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। जिसे जहाँ पहुँचना है वो वहाँ पहुँच जाएगा। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल तू जूलियट जर्दी की। अब देखिए, कहानी में जब हीरो और हीरोइन एक होते हैं तो विलन को इन्हें अलग करने की साजिश करनी ही पड़ती है। हीर और नवाब को अलग करने के लिए गुलाब अब अर्जुन का इस्तेमाल करेगी, जहां आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अर्जुन कोशिश करेगा हीर और नवाब के बीच आने की। इस सुहाग रात पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। हीर को लगेगा कि उसके लिए जिसने ये सरप्राइज प्लान किया है वो नवाब है, लेकिन वहाँ पर अर्जुन मौजूद होगा। इस वजह से मेरा बेटा ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर यहाँ रह रहा है। नहीं होने नहीं दोगे। अब आप चाहती हैं हमसे? वही जो तुम चाहते हो, हीर और नवाब को अलग करना। नवाब, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक चीज होती है प्रोफेशन, दूसरी चीज होती है पैशन। और टेलीविजन की बहुओं का प्रोफेशन चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि इनका पैशन होता है जासूसी। तभी जब भी कोई खोजबीन करनी होती है ना ये डिटेक्टिव्स हायर करती हैं, ना ये पुलिस के पास जाती हैं, ये सब कुछ खुद ही कर लेती हैं। अब आरंभी को देख लीजिए, इनको शक हो गया है कि इनके बच्चे की किडनैपिंग के पीछे अवंतिका का हाथ है, तो बस उन्होंने भी अपने व्योमकेश बख्शी वाले चश्मे पहन लिए हैं और निकल पड़ी हैं खोजबीन में।
धीरे धीरे आरंभी का शक यकीन में बदलते जा रहा है। अब आरंभी को शक तो है कि कहीं न कहीं उसके बेटे की किडनैपिंग में अवंतिका का पूरा हाथ है। हेलो हेलो, हाँ मैडम। You stupid, you fool। तुम्हें पता ना तुम्हारा पीछा हो रहा था। काम खत्म, पैसा हजम। आप चिंता मुक्त हो जाइए, मेरी शक्ल आपको या किसी और को दोबारा दिखाई ही नहीं जाएगी। अब देखिए ना, एक कमरे में कैसे अपने सबूत मिटाने आई है अवंतिका। चुपके चुपके आरंभी नजर रख रही है अवंतिका पर और इसी ही पल वो कामयाब भी हो जाएगी। अब आरंभी की जासूसी है, ये कोई मजाक थोड़े ही है। अवंतिका खुद को बहुत चालाक समझती है, लेकिन अब अवंतिका के लिए हम यही कहेंगे कि हर कदम आप फूंक फूंक कर रखना। उससे अवंतिका पे शक हो गया है कि विहान की किडनैपिंग में शायद अवंतिका की इन्वॉल्वमेंट थी। तो अब जहाँ विहान की बात आती है वहाँ आरंभी कुछ भी करने के लिए रेडी होती है। तो वो अपना कुछ वो जानना चाहती है कि क्या वो सही सोच रही है और सबूत इकट्ठा करना चाहती है उसका। वहीं दूसरी ओर जब ध्रुव के साथ आरंभी गई है उस इंसान के बारे में पता लगाने के लिए जिसने विहान की किडनैपिंग की थी। अब इस बात को लेकर विश्वास परेशान है। उसने आरंभी की माँ से शिकायत कर दी और फिर देखिए मम्मी जी का क्या हुआ। मम्मी जी अपनी ही बेटी को सिखा रही है, आरंभी पर गुस्सा हो रही है। अब वो क्या है ना, आरंभी की माँ अपने जमाई राजा को बहुत प्यार करती है। उन्हें लगता है कि विश्वास दुनिया का सबसे अच्छा दामाद है। वो एक्चुअली मुझे लगता है जो मिडिल क्लास मॉम्स जो होती हैं जो अपनी बेटियों की शादी कर देती हैं और चाहती हैं कि वो खुशी खुशी रहें अपने परिवार में, मेरी माँ को भी कुछ ऐसा ही दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्चुअली उन्हें विश्वास की असलियत नहीं पता। उनकी नज़र में विश्वास एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो उनकी बीवी का इतना ध्यान रखता है। उनकी बेटी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो इसीलिए वो थोड़ी सी ऐसी रहती हैं कि मैं क्यों इतनी विश्वास से लड़ाइयाँ करती हूँ, क्यों उससे ऊंची आवाज़ में बात करती। दामाद की गलती हो फिर भी बेटी को ही सजा मिलती है, बेटी को ही बातें सुनाती है। अब मम्मी जी माना कि आपका दामाद आपको पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेटी को नहीं समझेंगी। आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है और ना ही उसका कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। वो तो केवल पता लगाने गई थी कि आखिर उसके बेटे की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है, जिसमें ध्रुव आरंभी का साथ दे रहा है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल लक्ष्मी निवास में अब घर वालों को पता चल गया है कि राधिका के गले में जिसने मंगलसूत्र डाला वो कोई और नहीं वीर था। वैसे डोंट माइंड, ये तो हमें शुरू दिन से ही पता था। पता नहीं क्यों आप लोगों को इतना समय लग गया, लेकिन अब पता चल ही गया है तो हर कोई रह गया है टोटली हार्ट ब्रोकन। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। ये थप्पड़ जो वीर के गालों पर पड़ा है वो भरोसा टूटने के कारण पड़ा है, विश्वास को कुचलने के कारण पड़ा है, उम्मीदों के बिखरने के कारण पड़ा है। वरना इस घर के लोग ही नहीं बल्कि घर के दरवाजे, घर की खिड़कियां, घर की एक एक चीज वीर से प्यार किया करती थी। मगर आज घर वालों के साथ साथ ये सभी रूठे रूठे हैं। सुन तो लीजिए हमारी बात सुन लीजिए राधिका जी। लक्ष्मी तो वीर को अपने बेटे की तरह मानती थी, मगर आज वीर के कारण उसकी ममता को ठेस पहुंची है। अब घर का कोई भी फर्द वीर से बात नहीं करना चाहता। और रही बात निया की, तो वो तो अभी बच्ची है, उसे तो दुनियादारी समझ नहीं आती। उसके इमोशन को, उसके जज्बात को जो वीर के प्रति होता है उसका भी गला घोंट दिया जाता है। हाँ, बिकॉज फैमिली इज ऑल्सो अपसेट, क्योंकि उन्होंने भी उसे बेटे जैसा माना। उसे इतना अगेन भरोसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बड़ी चीज़ ज़िंदगी में भरोसा होती है। उन्होंने उसको ट्रस्ट किया वीर को, और वीर ने सबसे बात छुपाई नहीं, वो छुपाना चाहता नहीं था, बट सिचुएशन ऐसी आई
बट हम लोगों के लिए तो ऐसा है ना कि आपने झूठ बोला, आपने भरोसा तोड़ा है, तो आई थिंक एवरीबडी इज इक्वली एंग्री। सिचुएशन को राधिका की समझे पहले जहाँ पे जिस पोजीशन में वो अभी है, शी डजंट नो कि वो क्या करे क्या ना करे, शी इज जस्ट जोन्ड आउट। वो सिर्फ रो सकती है, वो सिर्फ अपने आंसुओं के जरिए अपने इमोशंस निकाल सकती है, और उसके पास कोई चारा नहीं है। भरोसा टूटा, दिल टूटा, जिस वजह से टूटा, जिस इंसान की वजह से टूटा, उसके साथ रहना तो ऑफ कोर्स कोई भी लड़की कैसे ही बर्दाश्त कर सकती है, तो राधिका भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही है। वीर का तो प्यार है तो वीर कोशिश करेगा, राधिका का भरोसा टूटा है तो वो बस उसी सिचुएशन में रहेगी। लक्ष्मी का गुस्सा सिर्फ इतना है कि अगर उसने राधिका को मंगलसूत्र पहनाया भी था तो पहले क्यों नहीं बताया, और उसके पास तो बताने के लिए मौके भी थे। आखिर उनकी इतनी बेइज्जती तो नहीं होती। इतना गुस्सा होने के बाद भी लक्ष्मी के ख्यालों में वीर आ रहा है, जहां वो लक्ष्मी को खाना खिलाता है। वीर तो लक्ष्मी और श्रीनिवास को समझाने की कोशिश करता है कि जो हुआ उसमें ऊपर वाले की मर्जी थी, मन तो मान भी जाए, पर लक्ष्मी का दिमाग भला कैसे माने। बात यह है कि हम वीर से इतना प्यार करते हैं, रादर लक्ष्मी सबसे ज़्यादा प्यार करती है उसे, और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि उसने इस तरीके का वीर ने जो है वो इस तरीके का काम किया है। और वही उसको, जब कैसा होता है कि आप ऐसे टाइम पे जब बहुत इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं तो आपको उनकी पुरानी यादें आती हैं, और उसके इमेजिनेशन में वो आप सोचो कि लक्ष्मी उसको कितना प्यार करती होगी कि ऐसे मोमेंट पे भी उसके इमेजिनेशन में वीर आता है और उसको खाना खिलाता है। वीर भला राधिका को कैसे समझाए, और अभी तो राधिका और ना ही घर वाले समझने के मूड में है। इसलिए हमारी सलाह है वीर कि आप थोड़ा समय दो, क्योंकि वक्त हर समय का समाधान खुद ढूंढ लेता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो गाना सुना है आपने? नहीं, गा के बिल्कुल नहीं सुनाऊंगी। यू नो ना, गाते हैं तो बस यूट्यूब वाले बवाल करते हैं, तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और मुझे लगता है ऐसे ही हमारे शिवाय के दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। क्या है ना कि जगधात्री ने शिवाय का दिल चकनाचूर जो कर दिया है। नहीं जगधात्री, इस तरह से आपको शिवाय का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता है ये तो आपको अच्छे से पता है, और शिवाय के मन में आपके लिए कितना प्यार है ये भी आप जानती हैं। तो आपने ऐसा क्यों किया? इस शिवाय से ये क्यों कहा कि वो अपनी हद में रहे और आपके साथ जिंदगी बिताने के सपने वो ना देखे? नहीं होगा मुझसे बर्दाश्त। नहीं होगा तो मत करो, बर्दाश्त मत करो। किसने कहा तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए? मैंने कहा नहीं ना। और तुम होते कौन हो? किस रिश्ते से मेरी लाइफ में घुसने चले आ रहे हो तुम? और ये सब मेरे लिए क्या फील करने की क्या जरूरत है? अब जगधात्री और शिवाय के बीच इतना बड़ा झगड़ा क्यों हुआ, इस बारे में आप जरूर सोच रहे होंगे। तो भाई क्या है कि शिवाय को जगधात्री की फिक्र है। वो देखता है कि किस तरह से जगधात्री की सौतेली माँ उस पर टॉर्चर करती है। मैंने ये सुना कि आज ही वापस आ गई है, ऐसा जगधात्री से पता लगा। तो मूसा ने बोला था कि अगर आज ही बच जाती है तो जगधात्री कॉप है, और अगर नहीं तो वो कॉप नहीं है, वो घर में एक हाउस वर्कर है और स्कूल टीचर है।
घर में जब जगधात्री और शिवाय की चोरी पकड़ी गई, सबको पता चला कि शरद को जगधात्री ने घर में छुपा कर रखा है। तब भी देखिए किस तरह से घर वालों ने और जगधात्री की सौतेली माँ ने उसे ही खरी खोटी सुनाई। ये जगधात्री हमेशा सब कुछ चुपचाप सुन लेती है और यही बात शिवाय को पसंद नहीं है। तो बताइए जगधात्री कि शिवाय ने क्या गलत कहा है? आपने शिवाय से कह दिया कि हमारा रिश्ता बस काम तक ही है, इससे ज्यादा अपने मन में एक ख्याली पुलाव बनाने की जरूरत नहीं है। तो सोचिए उसके दिल पर क्या बीती होगी। रियलिटी में हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना तुम मेरे पति हो ना मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हमारे बीच में जो लाइन है ना उसे प्लीज क्रॉस मत करो। अब एक तरफ जगधात्री और शिवाय का इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जगधात्री की मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं। रुद्र को तो पक्का वाला शक हो गया है जगधात्री पर कि वो एक स्पाई है। जब से उसे पता चला कि आजी जिंदा है, तब से उसका ये शक बढ़ गया है। और अब देखिए वो जगधात्री से पूछने की कोशिश भी कर रहा है। जेडी से यही बातचीत चल रही है कि वो पूछ रहा है कि आजी कहाँ थी और कैसे वापस आ गई। तो वो बताती है उनको कि भाई वो मार्केट में थी, उनको चक्कर आ गया था तो एम्बुलेंस लेके चली गई एंड देन नाउ शी इज़ ओके, नाउ शी इज़ बैक। तो ये जो कि रुद्र को पता है कि सच नहीं है और जेडी को भी पता है कि रुद्र क्या छुपा रहा है, और सो बोथ ऑफ देम नोज। जगधात्री और शिवाय, हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप दोनों इसी तरह लड़ते रहेंगे ना तो आपके दुश्मन कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले तो आप दोनों को एक होना पड़ेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आपको सच बताएं, ये जो मन्नत का धैर्य है ना, ये हमको बिल्कुल माँ बहन की गुप्ता जी की याद दिला दिया है। जी हाँ, बिल्कुल मीठी छुरी बनकर एकदम पीठ में ही ठोक दिया इन्होंने तो छुरा। क्या है ना कि यहाँ पर वो विक्रांत को पाना चाहता है, तो देखिए किस तरह इतना सयाना और सुधरावा बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वही एंट्री हो गई है विक्रांत की। ना मन्नत की लाइफ में नहीं, अलग ही मान्यता के साथ। आपकी बेस्ट फ्रेंड कह रही है कि उसे यकीन है कि उसके पति जिंदा है, वो लौट के आएंगे। आप उस आदमी के पीछे भाग रहे हैं जो है ही नहीं, क्या है? और आप तो आप बच्चों को भी अपने बहन में घसीट रही, मतलब मेहनत थक गया, यकीन मानिए मैं थक गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार समझाया है मन्नत ने धैर्य को कि विक्रांत कहीं नहीं गया है, वो जिंदा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो लौटकर जरूर आएगा। मेरी जिंदगी में विक्रांत की जगह कोई नहीं ले सकता है। अब देखिए धैर्य का काम है कोशिश करना, सो वो लगातार कर रहा है। रोनी के सामने भी वो इस बात को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि एक अकेली औरत को समाज किस नजर से देखता है, उसे क्या क्या नहीं कहता है। आसपास के दो ऐसे ही फर्जी एग्जाम्पल दे दिए। रोनी बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में है बिकॉज वो दोनों से इक्वली प्यार करता है, मन्नत और धैर्य दोनों से, और कहीं ना कहीं वो धैर्य की बात से भी सहमत है और वो मन्नत को भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता है बिकॉज मन्नत इतनी ज़्यादा कन्विंस्ड है कि विक्रांत ज़िंदा है। और कहीं ना कहीं रोनी भी होप कर रहा है कि कहीं विक्रांत ज़िंदा हो और उसका कन्विक्शन करेक्ट निकल आए। तो वो बहुत ही ज़्यादा सैंडविच्ड है इस वक्त। वो धैर्य से कहता है कि धैर्य जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और वो उससे कहता है कि आई थिंक अब मन्नत को ये रियलाइज़ करके आगे बढ़ना चाहिए अपने लाइफ में। वहीं दूसरी ओर जरा विक्रांत को देखिए, जिसने मान्यता को अपनी जिंदगी में मान लिया है। उसे तो याद ही नहीं है कि कोई है जो उसका इंतजार कर रही है। वैसे मान्यता विक्रांत से इतना प्यार करती है कि वो किसी भी कीमत पर विक्रांत को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगी। और उस पर जो मान्यता की भाभी है वो तो और भी कहर है।
अब मन्नत के लिए आगे राहें और भी मुश्किल है, क्योंकि उसका सामना नई खलनायिकाओं से जो होने वाला है। आज ही हमारा रुका हुआ है और आगे भी तो बिजनेस के लिए बाहर भेज रहे हो, वो नहीं जाएगा और हमेशा वो ही जाता है ना, तो इस बार आप चले जाओ, इतनी कौन सी बड़ी बात होगी। अब मलिका ने एक इशारा किया है धैर्य को। उस इशारे को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि दुआ जब स्कूल जाएगी ना बंटी के साथ, उस वक्त स्कूल में कुछ तो होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि धैर्य मन्नत की जिंदगी में आने के लिए दुआ को भी प्रॉब्लम में डाल सकता है क्या? अब धैर्य जितनी खुशियां मनानी है मना लीजिए, क्योंकि ना विक्रांत की एंट्री हो चुकी है। भले ही वो अपनी याददाश्त भूल गया है, लेकिन जैसे ही मन्नत को देखेगा उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आ जाएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब धीरे धीरे प्यार का एहसास होता है ना, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है और कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है नयनिका और ईशान को। जी हाँ, एक दूसरे से प्यार है, इसका इनको पता तो चल गया, लेकिन प्यार का इजहार कब करेंगे और क्या वो लव स्टोरी ही होगी जिसमें कोई ड्रामा ना हो। हाल नयनिका के दिल का है, वही हाल ईशान के दिल का भी है। देखिए, अपने कॉन्सर्ट के लिए ईशान चेन्नई पहुंच गया है। उसका ध्यान अब भी नयनिका के पास है, तो वही नयनिका कहने को तो अपने क्लिनिक में है, लेकिन वो ईशान के बारे में सोच रही है। तो नयनिका ईशान की सोच में डूबी हुई है अभी, बिकॉज ईशान फ़ोन नहीं उठा रहा है। नयनिका ने ईशान को बहुत तेज़ डांटा था, आपने शायद लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि वो भड़क गई एकदम ईशान के ऊपर, तो ईशान को थोड़ा सा बुरा लग गया। उसको ऐसा लगता है कि शायद उसके होने से नयनिका खुश नहीं है या फिर उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो खुद ही उसकी लाइफ से जाने की बात कर रहा है। अब नयनिका ने ईशान को थोड़ा सा गुस्सा कर दिया था, तो इसीलिए नयनिका को लग रहा है कि उसने अच्छा नहीं किया। ईशान के पास उसे जाना है, उससे सॉरी कहना है। अब नयनिका, ईशान तो चेन्नई गया है अपने कॉन्सर्ट के लिए, वो भी आपको याद कर रहा है और वहाँ पर उसकी दोस्त हिना पूछ रही है कि क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। हालांकि ईशान ने इसका जवाब दे दिया, लेकिन आप भी तो जानती है कि आखिर ईशान को हुआ क्या है। क्या कमी है मुझ में, तो ईशान बैकफायर होकर कहता है कि दिस इज दैट, और हमारी नयनिका की तारीफ करता है उसके सामने कि एक्चुअली जो है या दैट्स इट। वही है कि अभी ही इज़ इन चेन्नई के किसी होटल रूम में है, जहाँ पे अगले दिन की परफॉर्मेंस की तैयारी। ईशान सुपरस्टार है, रॉक स्टार है, तो लड़कियों का अट्रैक्शन तो ऑलरेडी रहा है। तो वही है, वन साइडेड प्यार है इना की तरफ से, जो ऑब्वियसली ईशान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली नयनिका से प्यार करने लग गया है। एक कुछ ही दिनों में वो कितना बदल गया है, जैसे कि आप बदल गई हैं। इतने सालों में आपने अपने सीनियर डॉक्टर को कभी नहीं कहा कि आपको छुट्टी चाहिए। अब ईशान से मिलने के लिए आपने आधे दिन की छुट्टी ले ली है, तो इसका मतलब कि कोई तो बात है। आप बार बार ईशान के बारे में सोच रही हैं। आज का ओपीडी खत्म हो चुका है और मुझे बहुत अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना है। क्या मैं हाफ डे की लीव ले सकती हूँ? मैं आपको लीव एप्लीकेशन मेल कर दूँगी। इतने सालों की सर्विस में मैंने तुम्हें पहले कभी इतनी लीव लेते हुए नहीं देखा ना, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम काफ़ी छुट्टियाँ ले रही हो। कुछ फैमिली मैटर है, ऐसे छोटे मोटे घर के ज़रूरी काम। एट द वर्क प्लेस जब भी आप परेशान होते हो तो आपके वर्क प्लेस पे उसका असर पड़ता ही है। तो जो भी आपने सीन शूट किया है, नयनिका अपने वर्क प्लेस पर है एंड देन शी सीइंग अ पेशेंट,
और उनका ध्यान नहीं है और फिर एट द सेम टाइम वो फिर जाती है अपने हॉस्पिटल सुपीरियर के पास में छुट्टी लेने के लिए कि सर मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए, तो वो हाफ डे की छुट्टी लेके ईशान के पास जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दिल में भी जगह बन रही है ईशान के लिए, और अगर बन रही है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी ने सही कहा है कि प्यार कभी उम्र नहीं देखता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।